हाय ऑल, आई एम डॉक्टर समदानी। तो अभी हम एक्रोनैट का सेकंड पार्ट कंप्लीट करने जा रहे हैं। और जो एक्रोनैट का सेकंड पार्ट है ना, इसमें हम वो सारी बातें बोलेंगे जो हम फर्स्ट पार्ट में नहीं कवर कर पाए। फर्स्ट पार्ट में हमने शायद उनके डिटेल्स बताए थे मैक्सिमम, और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बताया था एक्रोनैट का। क्लिनिक में आपको एक्रोनैट कैसे पकड़ना है मैंने ये बताया था। अभी हम यहाँ पर सेकंड पार्ट में मैक्सिमम है ना मटरेमेडिका कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्रोनैट फ्रॉम वेरियस मटरेमेडिकास हम ये करने की कोशिश करेंगे। हम एक और चीज़ देखेंगे, जो डिटेल्स पहले पार्ट में रह गए थे उसको भी कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे डिफरेंट रूब्रिक्स में। और फिर हम देखते हैं, और कुछ हम इस वीडियो में एक्रोनैट को फिनिश करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वीडियोस प्लान नहीं होते, रैंडम होते हैं, तो जितना मैं बता सकती हूँ इंशाल्लाह मैं बताती हूँ। तो अगर आप मटरेमेडिका की बात करें तो मेरा फेवरेट मटरेमेडिका है वो फाटक मटरेमेडिका। मुझे ये मटरेमेडिका सबसे ज़्यादा पसंद है। तो फाटक मटरेमेडिका क्या कहते हैं एक्रोनैट नेपलिस के बारे में? तो फाटक सर ना एक बहुत अच्छा वर्ड यूज़ करते हैं। वो कहते हैं एक्रोनैट है ना ग्रेट स्टॉर्म वाली दवाई है, ग्रेट स्टॉर्म। तो आप ये सोचिए कि एक छोटी-सी नाज़ुक-सी डाल, जिसको एक हवा का झोंका भी हिला सकता है, लेकिन एक ऐसा बंदा हो जो बहुत ही रॉबस्ट हो, जैसे कि मैंने उसकी पर्सनैलिटी बता चुकी हूँ आपको। उसकी पर्सनैलिटी होती है बहुत ही रॉबस्ट, बहुत स्ट्रॉन्ग बंदा होता है वो। और जब बंदे ऐसे हों, तो फिर उसको हलाने के लिए एलिमेंट्स भी ऐसे होने चाहिए। तो एक्रोनैट ऐसा बंदा नहीं है जिसको छोटा-मोटा एलिमेंट आया और घबरा के आपके पास आया, नहीं। एलिमेंट्स भी उतनी इंटेंसिटी से आने चाहिए, और बंदा भी उस तरह की इंटेंसिटी से ही आपके पास आना चाहिए। कोई बंदा आपके पास आके ऐसे नहीं बोलेगा, मैडम मुझे डर लगने लगता है, ऐसा नहीं। कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड फास्ट वाली जो रेमेडीज़ होती हैं, उसका मतलब ये होता है कि फिज़िशियन को हला देती है। फिज़िशियन कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड फास्ट में फिज़िशियन पागल होने लगता है कि अरे क्या करके इसको ठीक करूँ, ऐसा। ठीक है? तो कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड फास्ट वाली दवाई आप जानते हैं, ठीक है? तो इन्होंने ग्रेट स्टॉर्म की बात कही है, यानी कि एलिमेंट्स भी बहुत खतरनाक होने चाहिए, प्रेज़ेंटेशन भी बहुत खतरनाक होना चाहिए। अच्छा, स्टॉर्म को अगर हम देखें ना, एक और बात है, बहुत खूबसूरत सी बात होती है। जब तूफ़ान आके चला जाता है ना, सिर्फ़ तबाही रह जाती है, फिर तूफ़ान का कोई ट्रेस बाकी नहीं रहता। इसी तरह इसके एलिमेंट्स का ट्रेस बाकी नहीं रहेगा, लेकिन क्योंकि एक्रोनैट ज़्यादातर क्रॉनिक केसेस में, ऐसा ऑथर्स का कहना है कि क्रॉनिक केसेस में ज़्यादा इंडिकेटेड रेमेडी नहीं है, तो यहाँ पे जो तूफ़ान होगा वो अपनी ज़्यादा तबाही मतलब छोड़ के नहीं जाएगा, ऐसा होता नहीं है। तबाही, इतनी भी तबाही काफ़ी है कि बंदा एकदम एंग्ज़ायटी में आ जाए, एकदम फ्राइट में आ जाए, और फिर उसको एक नमनेस रह जाए। फाटक सर एक अच्छा वर्ड भी यूज़ करते हैं, फ़ियर ऑफ फ्राइट रिमेन्स, या फ्राइट ऑफ फ़ियर रिमेन्स करके कहते हैं वो, ठीक है? ये वर्ड बहुत सारे आपको रूब्रिक्स में मिलेगा, शायद कुछ और मटरेमेडिका में मिला है। तो ये वर्ड वो बहुत यूज़ करते हैं, ठीक है? फ़ियर ऑफ फ्राइट रिमेन्स वाली। अच्छा, एक और बात है, यहाँ पे जो एलिमेंट्स आएँगे ना, वो शॉक, फ्राइट, फ़ियर एंड विक्सेशन से आएँगे, ऐसा फाटक सर कहते हैं। फाटक सर एक और वर्ड यूज़ करते हैं, टेरर स्ट्राइकन्स, टेरर स्ट्राइकन्स ऐसे वाली रेमेडी होती है एक्रोनाइट, ओके। और हाँ, एक दो इंपॉर्टेंट बातें जो आपको फाटक मटरेमेडिका में मिलेंगी, वो ये है कि जब बच्चे को कोई एलिमेंट्स आते हैं या फिर उसको किसी चीज़ में दर्द होता है, तो वो अपने उस अफेक्टेड पार्ट को ऐसा होल्ड करता है, और वो ना पेन में स्क्रीम करेगा, नॉस करेगा, और अपने जेनिटल को ग्रैस्प करने की कोशिश करेगा। और वैसे भी जब एंग्जाइटी का अटैक आता है, तो ज़्यादातर जो बंदे होते हैं एक्रोनाइट के, वो अपना गुस्सा दिखाएँगे, ऐसा करेंगे, क्या करूँ मैं? ऐसा परेशान-परेशान होने लगेंगे। तो उन्होंने ऐसे भी वर्ड्स का इस्तेमाल किया है, ठीक है? अभी फाटक मटरेमेडिका के मेंटल सिम्पटम्स देखते हैं, एक्रोनैट के बारे में और क्या-क्या बोला है। तो वो ये कहते हैं कि जो एंग्ज़ायटी, एगोनाइज़िंग पेन, और मतलब एंग्ज़ायटी, एगोनी, रेस्टलेसनेस, ये रन्स थ्रू द होल रेमेडी कहते हैं। मतलब हर सिम्पटम के साथ आपको ये चीज़ मिलनी चाहिए। मतलब उसकी उंगली कट गई, उसको फ़ीवर आ गया, वो गिर गया, उसको कुछ हो गया। फ्राइट, एंग्ज़ायटी, एगोनी, रेस्टलेसनेस, ये हमेशा रन करना चाहिए पूरे पूरे केस में, ठीक है? ये बताते हैं। फाटक मटरेमेडिका में अगर आप देखते हैं तो वो करते क्या हैं फ्राइट में लोग, तो फाटक मटरेमेडिका में आपको ये मिलेगा कि ये बहुत ज़्यादा एंग्विश हो जाते हैं, एगोनी में चले जाते हैं, बहुत रेस्टलेस होते हैं, बहुत क्या कहते हैं, मोन्स, ग्रोन्स, बाइट द फिस्ट करके ऐसा बोला उन्होंने। और जैसा कि मैंने पहले एक्सप्लेन किया था कि टेरर स्ट्राइकन्स वाली बात उन्होंने बोली है। और कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें हैं फाटक मटरेमेडिका की, वो है फिटफुल मूड्स। फिटफुल मूड्स क्या होते हैं? अभी आए, अभी गया, अभी आए, अभी गया, अभी आए, अभी गया। मतलब उनके मूड्स जो है ना फिटफुल होते हैं। और ये सारी चीज़ें 1-2 डिल्यूजन से ना रिलेटेड है, ऐसा सर कहते हैं। वो 2-3 डिल्यूजन जो है ना, एक है बॉडी डिफ़ॉर्म, बॉडी इज़ डिफ़ॉर्म, एंड द सेकंड इज़ द पेशेंट थिंक्स फ्रॉम द स्टमक। ऐसा कहते हैं कि एक्रोनैट का जो पेशेंट होता है वो अपने पेट से सोचता है, ऐसा सर कहते हैं, ठीक है? सो दिस इज़ अबाउट द फाटक मटरेमेडिका। अब हम देखने जा रहे हैं दूसरा मटरेमेडिका। की नोट पढ़ते हैं, ठीक है?
The second most important is Ellen Keynote. As I'm not so much fond of Ellen's Keynotes, मुझे याद ही नहीं रहते, लेकिन जो बहुत ज़्यादा स्ट्राइकिंग है, जो आपको Keynote में याद रखने चाहिए, वो है कि एलन सर कहते हैं, एक पहले कॉम्प्लेक्शन की बात की, जो हर मैथमेटिक्स में आपको मिलेगा। रॉबर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन है, लिथोरिक है, बहुत ज़्यादा कंजेशन आपको मिलेगा, ये लोग बहुत सेडेंटरी हैबिट ये करते हैं, रोज़ी छब्बी बेबीज़, ये वाली बात उन्होंने बोली है। उन्होंने एक और बात एलेन्स मैथमेटिका में ये बोली है कि यहाँ पे जो एलिमेंट्स आएँगे ना, वो 2 चीज़ों से आएँगे। एक है बहुत ही ज़्यादा एक्सपोज़र ड्राई कोल्ड विंड को, ठीक है? जहाँ पे रेस्पिरेटरी कम्युनिकेशन आएँगे, और बहुत ही ज़्यादा एक्सपोज़र ड्राई हॉट विंड, या फिर आप कह लें कि सूरज को, सन को, जहाँ पे जेट कम्युनिकेशन आएँगे। ये बात उन्होंने बोली है। उन्होंने यहाँ पे एक थर्स्ट की बात कही है। वो कहते हैं कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोल्ड वाटर की ज़रूरत पड़ती है एक्यूनाइट के बंदों को। और एक बात उन्होंने बहुत अच्छी बताई है, उन्होंने ये बोला है कि ये जो कॉम्प्लेक्शन होता है ना, उसमें फेस के बारे में उन्होंने बोला है कि फेस हमेशा रेड रहेगा और वो अल्टरनेट कर जाएगा पेलनेस से, जैसा कि वो राइज मतलब ऑन रेजिंग कंजस्टेड फेस बिकम पेल, ऐसा उन्होंने बोला है, ठीक है। और अगर कुछ, हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात एलेन्स की नोट में लिखी गई है, वो है इट्स अ रेमेडी फॉर यंग गर्ल्स हु सफर फ्रॉम आमेनोरिया आफ्टर द फ्राइट, आफ्टर फ्राइट, ओके। ये एक बात उन्होंने बोली है। और हाँ, एक बहुत अच्छा वर्ड, बहुत खूबसूरत वर्ड है, मुझे बहुत पसंद आता है एलन की नोट्स में। ये कहा गया है कि इट इज़ अ रेमेडी फॉर एंग्विश, सॉरी, हाँ, या रेस्टलेस बॉडी एंड एंग्विश माइंड, ये उन्होंने बोला है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट मैथमेटिकल करने जा रहे हैं। केंट सर है ना, बहुत प्यारे प्यारे बातें बोली हैं एक्यूरेट के बारे में। वो भी ना ग्रेट स्टोम की बात करते हैं, जैसे फाटक सर ने बोला था। ये भी बात करते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूशन में रोबस्ट है वगैरह है। यहाँ पे उन्होंने भी एक एलिमेंट्स के बारे में सेम बातें बोली है। ये कहते हैं कि एलिमेंट छोटे मोटे नहीं होने चाहिए, एलिमेंट स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। यानी कि आप एक्सपोजर हो गए एक ठंडी सी विंड को, लेकिन आपके कपड़े भी उतने कम होने चाहिए, मतलब कपड़े ज़्यादा नहीं थे बॉडी पे, और थिन क्लोथिंग थी, और फिर आप एक्सपोज हो गए। ये बात वो कहते हैं। केंट सर एक और बात कहते हैं, और बहुत प्यारी बात उन्होंने बोली है कि ये बंदा जो टाइम को प्रिडिक्ट कर जाता है, ये टाइम को प्रिडिक्ट करने वाला, ये सब प्रिडिक्शन क्यों आता है इसके अंदर? क्योंकि इसकी जो हालत है ना, एक ब्रेन की, आप समझ सकते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग की या विल की कह सकते हैं, और दूसरी है फिजिकल की। जब ब्रेन पे इसको फियर का अटैक आता है, टेरर का अटैक आता है, तो इसका ब्रेन है जो इतने फियर्स में चला जाता है, इतने आउट ऑफ कंट्रोल, बिसाइड वनसेल्फ कहते हैं। और दूसरी जो बात है, जो बॉडी है ना, उसके अंदर नर्वस, सॉरी, उसके अंदर वेस्कुलर एक्साइटेबिलिटी आती है, इसके अंदर नर्वस एक्साइटेबिलिटी आती है, और दोनों मिक्स करके क्लियरवेंस से मिक्स हो जाते हैं, और फिर ये प्रिडिक्ट्स द टाइम ऑफ डेथ है कि मेरा फला घंटा आ जाएगा और मैं निकल लूंगा, ठीक है, इस तरह से। और ये कहते हैं कि जब पेन्स आते हैं ना, ये रोने लगता है, टॉर्मेंट, जैसे कि टॉर्मेंट हो रहा है, सेल्फ टॉर्चर की तो दवाई है ये, तो ऐसा स्क्रीम करने लगेगा, रोने लगेगा। और कैंसर ये कहते हैं कि अगर इसके मेंटल अफेक्शन आप देखते हैं, तो उसके फियर्स ओवरवेलमिंग फियर्स रहेंगे, ओवरवेलमिंग फियर्स मतलब पैनिक अटैक जो आएंगे ना, ओवरवेलमिंग तरीके से आएंगे। और यहाँ पर उन्होंने भी इसके इंटरमिंगल्ड मूड्स के बारे में बात की है, कैंसर ने भी। जब विथोल्कस मैथमेटिका देखते हैं, तो इन्होंने एक्यूनाइट नेपलिस के बारे में क्या कहा है। थोड़ा-सा विथोल्कस मैथमेटिका में एक्यूनाइट का जो एक्सप्लेनेशन है, थोड़ा-सा अलग है। वो कहते हैं कि एक्यूनाइट में जितना मैंने एक्यूट में यूज़ किया एक्यूनाइट को, उसी तरह मैंने क्रॉनिक में भी इसको यूज़ किया है। उन्होंने भी सेम एलिमेंट्स के बारे में बोला है कि एलिमेंट्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, एलिमेंट्स जो है सडन आने चाहिए, यही बात उन्होंने बताई है। वो कहते हैं कि जब इसके एंग्ज़ायटी फियर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करता है एक्यूनाइट का पेशेंट, तो उसके अंदर इंटरनल टर्मॉइल आ जाता है, और जब ये इंटरनल टर्मॉइल वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, तो फिर वो डिस्पेयर में चला जाएगा, ऐसा कहना है उनका, ठीक है। एक और चीज़ उन्होंने एक रेयर फैसेट विथोल्कर सर ने बताया है, जो इम्पोर्टेंट, जो मुझे याद आ रहा है, वो ये है कि जब इसको ऐसा लगता है कि इसकी चीज़ों का सब मज़ाक उड़ा रहे हैं, इसकी बीमारी को समझ नहीं रहे हैं, तो ये इंडिफरेंस और सैडनेस के फैसेट में जाता है। वो उन फ्रेंड्स के साथ जिसके कंपनी को डिज़ायर करता था, वो उनके साथ रहना नहीं चाहता। तो ये फ़ैसेट है इंडिफरेंस एंड सैडनेस का। और विथोल्कर सर ने एक एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट उन्होंने बताई है। उन्होंने ये बोला है कि ये जो बंदा होता है एक्यूनाइट का, वो जब हेल्थ में होगा, तो वो उम, खामोश, काम, क्वाइट, कंट्रोल्ड, लेकिन हाँ, हरी होता है, इसकी स्पीच हरी होता है, हेस्ट स्पीच रहती है, रन्स इन द हाउस, ऐसा कहते हैं। लेकिन जब ये फिर क्राइसिस में आएगा ना, ये इतना लोकेसिटी, इतना बोलेगा, इतना कम्युनिकेटिव, और कम्युनिकेटिव होते इसको ऐसा होगा। कुछ रूब्रिक्स हैं जो सर ने एक्सप्लेन नहीं किया, मैं आपको रेपर्टरी से जोड़ के बता रही हूँ। अनकॉन्शियस अनकॉन्शियस अमेरिएटेड बाय वोमिटिंग एंड होपफुलनेस आफ्टर वोमिटिंग, यानी कि जितना भरा हुआ है ना, वो सारा डॉक्टर के टेबल पे डाल दो, उलट दो, उसके बाद उसको सुकून मिलेगा। मेरे पास एक पेशेंट आती है, वो ना फ़ोन में देख के मुझे बताती है कि क्या उसको बोलना है, और सब बोलना है। और जब मैं उसको समझाती रहती हूँ कि ऐसा नहीं है, तो बोलती है, "नहीं मैडम, एक और चीज़ है, आपको पता है कि ये
अब देखिए इतना कम्युनिकेटिव और फिर उसको समझ में आता है कि उसने बोला क्या है और मुझे नहीं पता लास्ट में बताना क्या चाह रही थी एक्चुअली। तो ये है एबल टू रिफ्रैक्ट है ना? रिफ्लेक्टिंग अनएबल टू रिफ्रैक्ट है ये, ठीक है? तो हाँ, ये मैं बता रही थी। अच्छा विथोल्कर सर ने और कुछ जो ज़रूरी बातें बताई है वो उन्होंने यही बताया कि स्ट्रॉन्ग एलिमेंट्स होने चाहिए और इसका उन्होंने वही बताया नर्वस एक्साइटेबिलिटी, फिज़िकल वैस्कुलरिटी सब में वो होना चाहिए। फिर उन्होंने एक बात बहुत ज़रूरी है उन्होंने बताई है विथोल्कर सर ने, उन्होंने बोला कि एक्यूनाइट के 2 फेसेस होते हैं, एक्यूट टेरर का अटैक आएगा और क्रॉनिक का मतलब एंग्जायटी का अटैक जो है। जो एक्यूट आएँगे वो तो शॉर्ट इंटरवल पे आ जाएँगे, लेकिन जो क्रॉनिक आएँगे, जब क्रॉनिक अटैक्स आते हैं तो क्रॉनिक अटैक ना लंबे-लंबे इंटरवल के साथ आएँगे लेकिन जितना लंबा इंटरवल होगा, उतनी ज़्यादा टेरर मतलब इतना फ़ियरफुल, टियरफुल टियरफुल, टेरिफाइड अटैक होंगे, ठीक है? एंड हाँ, एक और बात बहुत अच्छी बताई है विथोल्कर सर ने, उन्होंने एक साइकोजेनिक डिस्निया की बात की है। साइकोजेनिक डिस्निया तो मेरे पास क्वेश्चन आती है वो ऐसे बात करती है, मैडम ये जो है मेरी साँस क्यों फूल रही है मैडम मेरे को, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा बोलती है वो, ठीक है? तो ये साइकोजेनिक डिस्निया है, बोलते हैं तुम्हें साँस में कुछ मसला नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा डर रहे हो इसलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है? तो साइकोजेनिक डिस्निया होता है उनको और एक अजीब-सी चीज़ है, एक नमनेस होती है उनके पैरों में, कोई ताकत नहीं रह जाती है, वो तो लर्ज़ा आता है, पूरे जिस्म में लर्ज़ा आता है डर की वज़ह से। और शायद मैंने आपको ये बात बताई है कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि पेन्स के बाद एक नमनेस रह जाती है इनके पार्ट्स में, अफेक्टेड पार्ट्स में। और ठीक है, हमने इतने मटर-मटर का कर लिए। हाँ, राइडर की नोट, पहला वर्ड आप देखेंगे, वो वही है, पैनिक, ओवरवेलमिंग, प्रेडिक्ट्स द टाइम ऑफ डेथ एंड वही पैनिक अटैक आएँगे, ओवरवेलमिंग रहेंगे और ये जो है 12 बजे से 4 बजे के बीच में रहेंगे, आफ्टर मिडनाइट रहेंगे और यहाँ पर भी बंदा बहुत रेस्टलेस हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें सब में कॉमन है। राइडर की नोट में एक और चीज़ जो है, रेस्टलेसनेस की बात मैंने की। हाँ, हाँ, एक बहुत अच्छी बात है राइडर की नोट में, उन्होंने बोला है एक सिम्पैथेटिक वर्जन होता है टेक्नोट का और इस सिम्पैथेटिक वर्जन, सिम्पैथी फॉर अदर्स करके उन्होंने कहा है और ये जो सिम्पैथी है ना, मैं आपको डीटी करके बताऊँगी दूसरे रेमेडीज़ में क्योंकि बहुत सारे रेमेडीज़ हैं, कॉस्टिकम है, फास्फोरस है, कोकुलस है, सब अलग-अलग वे में सिम्पैथेटिक है। तो एक्रोनाइट भी सिम्पैथेटिक होता है अदर्स के लिए और एक्रोनाइट का एक और चीज़ है जो राइडर किनो ने बताया गया है, ये 2 एंग्ज़ायटी अटैक के बीच में काम होते हैं। 2 एंग्ज़ायटी अटैक के बीच में बहुत काम रहने की कोशिश करती है। ओके, मैंने इसका कोरलसम बताया है, इसका गुस्सा बताया है, इसका ये बहुत लड़ाकू बंदा होता है, जब इसकी बातें नहीं मानी जाती तो बहुत उसका मूड बहुत खराब हो जाता है। एक और चीज़ है जो रेडर किनो ने बताई गई है वो ये है कि एक्यूराइट बंदा जो है ना वो पैनिक स्टेट जब उसको आते हैं जब पैनिक स्टेट आते हैं तो उसके अंदर ऐसा होता है कि जलजिला आ गया है इंटरनल अर्थक्वेक कहते हैं उसको अर्थक्वेक तो एक जलजिले की तरह वो ये करता है बहुत पाल्पिटेशन होते हैं उसको और बहुत ज़्यादा एक समझो कि फेडनेस होती है वो एक एलर्जी की तबीयत हो जाती है उसकी एक हालत हो जाती है नमनेस आ जाती है और आप वो सँभाले नहीं सँभलता है किसी से, ठीक है? और मैंने मिडनाइट की बात बोली, 12 से 4 की बात बोली, ठीक है? सिम्पैथेटिक वर्जन की बात बोली और कामनेस बिटवीन द अटैक्स की बात बोली मैंने। और हाँ, ये मैंने यही बोला था कि ये अल्टरनेटिव स्टेट्स में आते हैं। अल्टरनेटिव स्टेट इतने ज़्यादा है ना, ये बहुत खूबसूरत हैं। आप अल्टरनेटिव स्टेट पढ़ना एक्रोनाइट के, जहाँ पे वो डिज़ायर फॉर कंपनी है, वहाँ पे अवर्शन टू कंपनी भी है, वहाँ जहाँ पे करेजियस है, वहाँ पे कोवार्ड भी है, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा ऑडेसिटी में है, वो बहुत ज़्यादा फ़ियरफुल भी है और बहुत सारे उसके ऐसे अल्टरनेटिव स्टेट्स आते हैं, ठीक है? जैसे चीयरफुल है, मिर्थ है, वहाँ पे डरा है, फट्टू है, बहुत सारे ऐसे हाँ, जहाँ पे होपफुल है, वहाँ पे डिस्पेयर रिकवरी है, तो बहुत सारे अल्टरनेटिव स्टेट आते हैं इसके और ये अल्टरनेटिव स्टेट जो होते हैं ना, ये भी एक की फीचर हो सकता है एक्रोनाइट का, जहाँ पे आप एंट्री पॉइंट ले सकते हैं। ओके अच्छा क्या हमने एंट्री पॉइंट्स और रूलिंग आउट पॉइंट्स बोले थे? आई डोंट नो। तो जो रूलिंग आउट पॉइंट्स होने चाहिए एक्रोनाइट के, वो पॉइंट्स होने चाहिए ऐसे केसेस जहाँ पे एंग्जायटी ना हो, ऐसे केसेस जहाँ पे रेस्टलेसनेस ना हो, जहाँ पे फ़ियर ना हो, आप एक्रोनाइट नहीं दे सकते, ओके? और रूल आउट करने के लिए एंट्री में बहुत टेरर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा फ़ियर होना चाहिए, फ़ियर में आना चाहिए, एंग्विश में आना चाहिए, एंग्विश शुड बी द फर्स्ट एंट्री पॉइंट, ओके? लाइट डिज़ायर, कोल्ड ड्रिंक, एम्बिशन, एश्योरेंस यही फलाना-ढिमकाना ये होता है, ठीक है? अभी हम ना कुछ इसका देखते हैं डीडीज़ दूसरी रेमेडीज़ में। आप कहाँ-कहाँ डीडीज़ देखेंगे? आपको पता है एक्योनाइट भी कैरी डिज़ायर टू बी कैरिड फास्ट वाली रेमेडी। अब आप कैरी डिज़ायर टू बी कैरिड फास्ट में बहुत सारे रेमेडीज़ को देखते हैं। आप देखते हैं आर्सेनिकम एल्बम को, आप देखते हैं वैराटम एल्बम को, उसमें एक्योनाइट है और कौन-कौन है इसके अंदर? तो जो आर्सेनिकम एल्बम होता है, वो सेंसिटिव टू पेन वाली दवाई है। जब इतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है इसकी पेन को, बर्दाश्त नहीं कर पाता, इसलिए वो बोलता है कि जल्दी मुझे इस पेन से निकालो, इसलिए इंडिफरेंस रिकवरी जो एक्यूनाइट का बंदा है उसका कैरी डिज़ायर टू बी कैरिड फास्ट इसलिए है क्योंकि उसको
ये जो फियरफुल अटैक, पैनिक अटैक है, उसके उसके अंदर उसका माइंड जो क्योटिक हो जाता है, कंफ्यूजन ऑफ माइंड, चिल ड्यूरिंग की दवाई है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आता, उसको है कि बस मुझे बचा लो, मुझे इससे निकालो। और जब वो आपके पास आता है ना कैरी डिजायर टू बी कैरिड फास्ट में, तब याद रखना एक्यूनाइट लाइट डिजायर वाली रेमेडी है, और ये लाइट डिजायर उसका सिर्फ एश्योरेंस के लिए होता है, जैसे दिल में आता है लाइट डिजायर पॉजिटिव कि भाई तुम यहाँ पे हो कि नहीं। जब मैं अपना कंट्रोल लूज करने लगूंगा, तो क्या डॉक्टर साहब यहाँ रहेंगे जो मुझे हेल्प करेंगे, जिसको मैं हेल्प कर सकता हूँ, जिसको मैं पकड़ सकता हूँ, ठीक है। ये जानने की कोशिश करता है जेल में, वहीं एक्यूनाइट ये जानने की कोशिश करता है कि ये जो चीजें मेरे साथ हो रही है, तुम मुझे ये बताओ कि ये कोई डिफॉर्मिटी की वजह से तो नहीं हो रही, मेरी बॉडी अच्छी है ना, इसमें कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, मैं मरने तो वाला नहीं हूँ। इसके लिए एक्यूनाइट आपके पास आता है। तो ये लाइट डिजायर है, कैरी डिजायर टू बी कैरिड फास्ट है। और और क्या डीडी कर सकते हैं, जहाँ पे फास्फोरस है वो भी लाइट डिजायर की रेमेडी है। जब वो लाइट डिजायर के लिए आता है ना, तो वो सीज हेल्पलेस होकर डॉक्टर के पास आता है, और वो लाइट डिजायर में सारी बातें सही से ही बताता है, सही से बताता है। उसको पता है कि अब डिपेंडिंग डिजायर टू बी डिपेंड ऑन द फिजिशियन, अभी फिजिशियन के ऊपर डिपेंड हो जाना है, अभी कोई हिमाकत नहीं करनी है, अभी देर उशारी नहीं करनी है, और वो सबको सही सही बता देता है। अडल्ट्री भी बता देगा, मैं आपको बताने के बाद ना वहां से एक क्रीम भी लेके लगा बता देगा। वो एबीसीडीली आंसर नहीं करता है लेकोप्रेम किताब, लेकिन एक्यूनाइट का जो है ना, वो लाइट डिजाइन है ना, वो एश्योरेंस के लिए है। ये बताओ कि मैडम, आप मुझे ये बताओ कि वो मैडम ने मेरी रिपोर्ट देख के आंखें ऐसी क्यों की, क्या डिफॉर्मिटी है मेरी बॉडी में। अरे कुछ नहीं है, नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है, नहीं नहीं नहीं, आप ये बताओ। तो ये बार बार क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि तुम मुझे बताओ, तुम मुझे एश्योरेंस दो कि मेरे में कोई डिफॉर्मिटी नहीं है। ये एक्यूनाइट में होता है, ठीक है। लेकिन एक्यूनाइट और फास्फोरस का डीडी ये है कि फास्फोरस क्लैरिटी ऑफ माइंड चिल्ड्यूरिंग दवाई है, और ये क्योटिक कंफ्यूजन ऑफ माइंड चिल्ड्यूरिंग दवाई है, ओके। और अगर हम सिंपैथेटिक डीडी करते हैं, तो जैसे कि कॉस्टिकम है, वो एंग्जाइटी लोगों के टुवर्ड्स वो एंग्शियस है, केयरफुल है। वहीं वहीं पे ना ये जो अपना एक्यूनाइट है, वो लोगों के लिए सिंपैथेटिक है, क्योंकि उसकी सफरिंग उसको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि फियर ऑफ सफरिंग की बड़ी दवाई है, ओके। फियर ऑफ सफरिंग की बड़ी दवाई है। और फॉस्फोरस है ना, ये इतनी जेन्युइन दवाई है ना, ये सच में लोगों के दर्द को महसूस करने वाली दवाई है। वो एंग्जाइटी टुवर्ड्स अदर नहीं है, वो एंग्जाइटी फील करती है उस इंसान की, ठीक है। और कॉकुलस आप जानते हैं, कॉकुलस की जो केयर फॉर अदर्स है ना, जो एंग्जाइटी फॉर अदर्स है ना, वो डिफॉल्ट है। जैसा किसी मोबाइल में एक डिफॉल्ट ऐप होती है, आप कितना भी करो वो डिलीट नहीं होती, तो वो डिफॉल्ट है, वो पैसिव एंग्जाइटी और पैसिव केयर होता है उसका, ठीक है। वो करना ही करना है उसको, ठीक है। और और कौन से रेमेडी आते हैं, और क्या डीडी करना बाकी है, मुझे कमेंट्स में बताना कि क्या रह गया है, क्या आप चाहते हैं, या फिर हम एक्यूरेट एंड करते हैं यहाँ पर, ठीक है। बाय।